आइए द्विसंकर क्रॉस यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस पर कुछ प्रश्न हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, मटर के एक पौधे में बौनेपन पर लंबाई प्रभावी लक्षण है और हरे बीजों पर पीले बीज प्रभावी लक्षण है। हरे बीजों वाले एक लंबे पौधे जिसका जीनोटाइप ये है, उसका पीले बीजों वाले एक बौने पौधे जिसका जीनोटाइप हमें यहाँ दिया गया है, उससे संकरण कराया जाता है। संतति पौधों के बौने और पीले बीजों वाला होने की क्या संभावना है? तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि जो संतति पौधे होंगे उनमें बौनापन और पीले बीजों की क्या संभावना है। तो सबसे पहले हम जनक पौधों के जीनोटाइप यानी अलील्स को लिख लेंगे। तो हम इन्हें लिख लेते हैं। ये लंबा पौधा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों पौधों में दो लक्षण हैं और दोनों लक्षणों के लिए हमें अलील दिए गए हैं। ये लंबा पौधा है। लंबा क्यों है? क्योंकि इसकी ऊंचाई के लिए जो अलील हैं उनमें लंबाई वाला अलील प्रभावी या डोमिनेंट है। इसी तरह से इसके बीजों का रंग हरा क्यों है? क्योंकि बीजों के रंग को दर्शाने वाले जो अलील हैं वो दोनों ही रिसेसिव हैं और रिसेसिव जीन यहाँ पर, रिसेसिव अलील यहाँ पर हरे रंग को दर्शा रहे हैं, हरे रंग को परिलक्षित कर रहे हैं, इसलिए बीजों का रंग हरा है। इसी तरह से दूसरे जनक पौधे में यहाँ पर ऊंचाई बौनेपन के रूप में प्रदर्शित हो रही है। यह बौना क्यों है? क्योंकि इसकी ऊंचाई को दर्शाने वाले दोनों ही अलील रिसेसिव हैं और ये रिसेसिव अलील बौनेपन को परिलक्षित कर रहे हैं, जबकि इसके बीजों का रंग पीला है। क्यों? क्योंकि बीजों के रंग को परिलक्षित करने वाले दोनों अलील में से पीले रंग को परिलक्षित करने वाला अलील प्रभावी है। कैपिटल वाई से हमने इसे लिखा है। अब हमें पता करना है कि संतति पौधों के बौने और पीले बीजों वाला होने की क्या संभावना है। तो यहाँ पर हमें दो लक्षण दिए गए हैं। दोनों ही जनक पौधों में दो लक्षण हैं जिनका संकरण हो रहा है, इसीलिए इसे हम द्विसंकर या डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो संतति पौधों में इन लक्षणों का वितरण कैसे होगा? इसके लिए मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बताया था। इसका क्या मतलब है? तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अनुसार यदि एक से अधिक लक्षणों का संकरण होता है तो उनमें से प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र रूप से विसंयोजित या वर्गीकृत होता है। इसका क्या मतलब है? तो मान लीजिए कि यह नर जनक है, नरजनक पौधा है और यहाँ पर दो अलग अलग लक्षण ऊंचाई का और बीजों के रंग का लक्षण है। तो जब जनन कोशिकाओं का निर्माण होगा, यहाँ पर नर जनन कोशिकाओं या शुक्राणुओं का जब निर्माण होगा, तो ये दोनों लक्षण अलग अलग या स्वतंत्र रूप से वितरित होंगे। जैसे इस कैपिटल टी का संयोजन इस स्मॉल वाई के साथ हो सकता है, तो हमें कुछ शुक्राणु इस तरह के मिलेंगे। इसी तरह से इस कैपिटल टी का इस दूसरे वाई के साथ संयोजन होने पर कुछ शुक्राणु इस तरह के बनेंगे। इसी तरह से इस स्मॉल टी का इस स्मॉल वाई के साथ भी संयोजन हो सकता है और इस स्मॉल टी का इस स्मॉल वाई के साथ भी संयोजन हो सकता है। तो इस तरह से नर जनन कोशिकाओं के निर्माण के समय हमें ये चार तरह की नर जनन कोशिकाएं मिलेंगी। इनमें जो हमें जीन्स का वितरण है या अलील का वितरण है इस रूप में देखने को मिलेगा। इसी तरह से इस मादा जनक पौधे में भी दोनों लक्षणों के लिए जो अलील हैं उनका स्वतंत्र रूप से वितरण होगा। तो जैसे इस स्मॉल टी का इस कैपिटल वाई के साथ संयोजन हो सकता है, तो कुछ अंडाणुओं में या मादा जनन कोशिकाओं में हमें यह संयोजन मिलेगा। दूसरा, इस स्मॉल टी का इस स्मॉल वाई के साथ संयोजन हो सकता है। इसके बाद इस स्मॉल टी का इस कैपिटल वाई के साथ संयोजन हो सकता है और इस स्मॉल टी का इस स्मॉल वाई के साथ संयोजन हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें चार प्रकार की मादा जनन कोशिकाएं या अंडाणु मिल सकते हैं। तो अब हम टेबल बनाकर देख सकते हैं कि जब निषेचन होगा तो बनने वाली संतति में इन दोनों लक्षणों के लिए अलीलों का संयोजन क्या होगा, और वह टेबल कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि संतति पौधों के बौने और पीले बीजों वाला होने की क्या संभावना है। तो संतति पौधे के बौने होने के लिए यह जरूरी है कि दोनों ही अलील जो बौनेपन के लक्षण को दर्शाने वाले हैं वो दोनों ही अलील स्मॉल टी हों, क्योंकि कैपिटल टी लंबाई के लिए है और यह डोमिनेंट होगा। तो हमें यहाँ पर देखना है कि दोनों ही स्मॉल टी हो। तो यहाँ पर दोनों स्मॉल टी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। इस कॉलम में और इस कॉलम में हमें स्मॉल टी दोनों ही मिल रहे हैं।
इसके बाद ये तो हुआ बौनेपन के लिए। इसके बाद पीले बीजों के लिए हमें क्या जीन चाहिए? तो पीले बीज एक प्रभावी लक्षण है और उसके लिए कैपिटल वाई अलीलिया जीन है। तो पीले रंग के बीज होने के लिए ज़रूरी है कि इस लक्षण के लिए जो दोनों अलील हैं उनमें से कम एक कैपिटल वाई हो, क्योंकि यही पीले रंग को परिलक्षित करने वाला प्रभावी जीन है। तो यहाँ पर कैपिटल वाई और यहाँ पर कैपिटल वाई मिल रहा है, यहाँ नहीं मिलता। इसी तरह से यहाँ और यहाँ कैपिटल वाई मिल रहा है। इसका मतलब 1 2 3 4 इन 4 स्थितियों में हमें कैपिटल वाई मिलता है, जो कि पीले रंग को परिलक्षित करने वाला प्रभावी जीन है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास कुल 16 स्थितियां बनती हैं, जिनमें से 4 स्थितियों में हमें बौनेपन का लक्षण परिलक्षित होता हुआ मिल रहा है और साथ ही पीले बीजों वाला लक्षण भी परिलक्षित होता हुआ मिल रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 16 में से 4 स्थितियों में संतति पौधे बौने होंगे और पीले बीजों वाले होंगे। और यदि प्रतिशत के रूप में हम निकालें तो यह 1/4 है, यानी 25% संभावना है कि संतति पौधे बौने और पीले बीजों वाले होंगे। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। प्रश्न दिया गया है कि सांपों में सभ्य होने पर असभ्य होना प्रभावी लक्षण है और ईमानदार होने पर बेईमान होना प्रभावी लक्षण है। अब मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि यह पूरी तरह से काल्पनिक उदाहरण है, क्योंकि सांपों का सभ्य या असभ्य या फिर ईमानदार या बेईमान होने से कोई संबंध नहीं है। हम यहाँ द्विसंकर क्रॉस को समझने के लिए यह काल्पनिक उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है। इन दोनों लक्षणों के लिए एक समयुग्मजी अप्रभावी मादा सांप का इन दोनों लक्षणों के लिए समयुग्मजी प्रभावी नर सांप से प्रजनन कराया जाता है। संतति के सभ्य और ईमानदार होने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें यह ज्ञात करना है कि संतति में सभ्य होने का लक्षण यानी स्मॉल आर और ईमानदार होने का लक्षण यानी कि स्मॉल एस, इसकी क्या संभावना है। तो हम पहले दोनों ही जनक सांपों के जो जीनोटाइप है उसे लिख लेंगे। तो हमें दिया गया है इन दोनों लक्षणों के लिए, दोनों लक्षणों का क्या मतलब है, यहाँ पर पहला लक्षण है सभ्य या असभ्य होना, ठीक है, और दूसरा लक्षण है ईमानदार या बेईमान होना। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, एक ही लक्षण के दो विपरीत रूप हैं, और ईमानदार और बेईमान होना ये भी एक ही लक्षण के दो विपरीत रूप हैं। इन दोनों लक्षणों के लिए समयुग्मजी अप्रभावी। समयुग्मजी का मतलब यहाँ पर है कि जो अलील है वो एक समान है। तो यदि हम समयुग्मजी अप्रभावी या रिसेसिव मादा सांप की बात करें तो इसका जो जीनोटाइप होगा वह स्मॉल आर चूँकि यह अप्रभावी या रिसेसिव है और यहाँ पर असभ्य होना प्रभावी है जबकि सभ्य होना रिसेसिव लक्षण है, इसलिए यहाँ पर दोनों स्मॉल आर होंगे। और इसी तरह दूसरे लक्षण के लिए भी यह समयुग्मजी अप्रभावी है, तो समयुग्मजी मतलब यहाँ पर भी दोनों एस समान होंगे। और रिसेसिव है इसका मतलब यहाँ पर ये ईमानदार होने का लक्षण है जो कि स्मॉल एस है, तो इसका जीनोटाइप ये होगा। इसी तरह से नरजनक का जीनोटाइप क्या है, समयुग्मजी प्रभावी इन दोनों लक्षणों के लिए। तो पहला लक्षण क्या है, सभ्य या असभ्य होना, और प्रभावी यानी कि डोमिनेंट है, इसका मतलब यहाँ पर कैपिटल आर हमें दोनों मिलेंगे क्योंकि समयुग्मजी है। और दूसरा लक्षण है ईमानदारी या बेईमान होना, यहाँ पर भी यह समयुग्मजी प्रभावी है, तो इसलिए प्रभावी के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कैपिटल एस है, तो दोनों कैपिटल एस होंगे। तो इस तरह से ये नरजनक का जीनोटाइप है। अब यहाँ पर हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम से यह पता कर सकते हैं कि जब नरजनन कोशिकाओं या मादा जनन कोशिकाओं का निर्माण होगा तो हमें किस तरह की कोशिकाएं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो अलग अलग लक्षणों का संकरण हो रहा है। पहले हम देखते हैं कि यदि नर जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है तो किस तरह की कोशिकाएं मिलेंगी। तो इस कैपिटल आर का इस एस के साथ संयोजन हो सकता है, इसी तरह इस आर का इस एस के साथ संयोजन हो सकता है, और इसी तरह इस आर का कैपिटल आर का इस एस के साथ और इस कैपिटल आर का इस एस के साथ संयोजन हो सकता है। तो चार अलग अलग तरह की नरजनन कोशिकाएं बनेंगी, लेकिन हम देख सकते हैं कि चारों में ही एक समान संयोजन हमको मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्मॉल आर या स्मॉल एस नहीं है, तो चारों नरजनन कोशिकाएं एक समान होंगी। इसी तरह से मादा जनन कोशिकाओं का जब निर्माण होगा तो वहाँ पर भी दोनों लक्षणों के लिए रिसेसिव जीन ही यहाँ पर हैं, रिसेसिव अलील हैं, तो ये कोशिकाएं भी एक समान मिलेंगी, इस आर का इस एस के साथ, इस आर का इस एस के साथ, फिर इस आर का इस एस के साथ और फिर इस एस के साथ। तो इस तरह से ये चारों
एक समान कोशिकाएं मिलेंगी। तो ये हमें संयोजन मिलते हैं। अब जब इन नर जनन और मादा जनन कोशिकाओं का संलयन होगा तो हमें संतति में इन दोनों लक्षणों के लिए जो जीन होंगे उनका संयोजन पता चल जाएगा। उसे हम टेबल बना के देख सकते हैं और वह टेबल कुछ इस प्रकार दिखेगी। जब इस शुक्राणु का इस अंडाणु से संलयन होगा तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल एस और स्मॉल एस, ये पहला हमें संयोजन देखने को मिलता है और हम बाकी सब संयोजन भी यहाँ पर देख सकते हैं। इस टेबल के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि संतति के सभ्य और ईमानदार होने की क्या संभावना है। तो संतति के सभ्य होने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें रिसेसिव जीन स्मॉल आर हो और दोनों ही जो अलील हैं इस लक्षण के लिए स्मॉल होने चाहिए, क्योंकि यही रिसेसिव है। यदि कैपिटल आर हो जाएगा तो वह असभ्य हो जाएगा, क्योंकि ये प्रभावी लक्षण है। और यहाँ पर कोई भी ऐसा मामला हमें नहीं मिल रहा है जहाँ पर दोनों आर स्मॉल हों। इसका मतलब संतति में कोई भी संतति सभ्य नहीं होगी। और यही स्थिति ईमानदार के लिए भी है। यहाँ पर ईमानदार होने का लक्षण रिसेसिव है, बेईमान होने का लक्षण प्रभावी या डोमिनेंट है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ हर एक मामले में कैपिटल एस ही हमको मिल रहा है, जबकि ईमानदार होने के लिए दोनों ही एस स्मॉल होने चाहिए। तो इस तरह से किसी भी मामले में हमें दोनों आर स्मॉल या दोनों एस स्मॉल नहीं मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि संतति में कोई भी संतति सभ्य और ईमानदार नहीं होगी, यानी संतति के सभ्य और ईमानदार होने की संभावना 0% है।